पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें डिबेट किस तरह से और किस करवट बैठती है। जो कहावत है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो डिबेट जब शुरू होगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन पहले देखते हैं वो रिपोर्ट, जो आज का मुद्दा क्या है ये हमें बताएगी। तो देखिए ये रिपोर्ट। मैं ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री सिंधिया 24 के लोकसभा के रण में उतरे और बम्पर जीत हासिल करके मोदी सरकार में जगह बनाई। सिंधिया के लोकसभा का रण जीतने के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। इस सीट के लिए प्रदेश से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। तो खबर ये भी है कि बीजेपी किसी राष्ट्रीय नेता को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा दावेदार, पूर्व सांसद केपी यादव भी रेस में। अमित शाह के बयान के बाद केपी का दावा मजबूत। विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री भी दावेदार। कुछ मंत्री नहीं है किसी भी सदन के सदस्य। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एमपी की सीट है, एमपी के नेता को ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। उन्होंने खुलकर केपी यादव की पैरवी करते हुए कहा कि अमित शाह को उनका हक दिलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पे भेजे। और मैं समझता हूँ कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे, हमारे प्रदेश का है, उसका राजगद्दी ने उसका हक छीना, तो अमित शाह जैसे लोगों को उसका हक दिलाना चाहिए। कांग्रेस के केपी यादव के समर्थन पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को वायनाड से भेजने पर आपको आपत्ति नहीं थी, आपने तब सवाल खड़े नहीं किए, अब आपको परेशानी क्यों है? कांग्रेस ही क्या राहुल गांधी के केरला जाने पर आपत्ति कर रहे हैं? तो सज्जन सिंह वर्मा जब भी बयानबाजी करते हैं, आत्म विरोधाभासी बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित सामूहिक नेतृत्व में निर्णय लेने वाली पार्टी है। इस बार भी जो निर्णय होगा वो मध्य प्रदेश के हित में निर्णय होगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं को उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन उनके नाम पर विचार करेगा। हमेशा फैसलों से चौंकाने वाली बीजेपी राज्यसभा भेजने के फैसले में भी चौंका सकती है। तो बस इंतजार कीजिए, जल्द खत्म होगी राज्यसभा की रेस और सामने आएगा बीजेपी का राज्यसभा फेल। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है राज्यसभा की रेस, कौन होगा फेस। जी हाँ, तो अब चर्चा राज्यसभा की भी होगी कि राज्यसभा का चेहरा कौन होगा। और सिंधिया जी जो अब लोकसभा में पहुंच गए हैं, तो जाहिर है उनका जो बचा हुआ कार्यकाल है राज्यसभा का, उसके लिए, क्योंकि अब वो इस्तीफा देंगे राज्यसभा की सदस्यता से, और उनका जो करीब करीब 2 साल का कार्यकाल है, इसका हकदार कौन होगा। अमित शाह जी की माने तो केपी यादव के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां वक्त पर, परिस्थितियों पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं। तो साफ तौर पर ये कह देना कि केपी यादव ही होंगे, ये कहना कठिन है। लेकिन निश्चित तौर पर जो चेहरे हमने आपको बताए वो तमाम चेहरे हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी में कार्यकर्ता भाव बड़ा गहरा होता है। और केपी यादव जिस तरह से गुना की दावेदारी छोड़कर हटे और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी उसे निभाया, इसलिए वो सबसे आगे नज़र ज़रूर आते हैं। पहले देखते हैं बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल। क्या राज्यसभा की रेस में फेस को लेकर फिर चौंकाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, क्या प्रदेश के नेता को मौका देकर कोई संदेश भी देगी पार्टी? ये बहुत अहम सवाल है। और तीसरा, क्या केपी यादव का नाम आगे बढ़ाकर बीजेपी पर दबाव बना रही है कांग्रेस, या बीजेपी का काम
आसान कर रही है कांग्रेस, ये हमारी तरफ से ऐड कीजिए इसको। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सबसे पहले स्टूडियो में जो मेहमान मेरे साथ हैं, अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत उनका। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे बंसल न्यूज़ के, उनका बहुत स्वागत है। घनश्याम पेरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं, क्या बीजेपी चौंका भी सकती है या आपको लगता है कि जो पारंपरिक विचार शैली है बीजेपी उसी को लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं लोकसभा चुनाव के, मुझे लगता नहीं कि अब बीजेपी चौंकाने वाले जो मुद्दा है उनका, चौंकाने वाली जो उनकी आदत है उस पर ज़्यादा स्थिर हो, क्योंकि उनको अब स्थिर और जमे हुए चेहरे चाहिए, स्थापित चेहरे चाहिए, जो उन्होंने सबक सीखा है 24 से। तो पहली बात तो यह है कि चौंकाने की स्थिति कम है। दूसरा, देखिए, दोनों तरीके से आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा ध्यान रखेगी अब बीजेपी, क्योंकि यूपी में जो मार खाई है उसने वो सोशल इंजीनियरिंग में फेल हुई है, उसकी वजह से ही हुई है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 ST, 2 ABC और 1 SC चेहरा जिस तरह से गया है, तो यहाँ जनरल का हक बनता है और उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम आप कह सकते हैं कि आ सकता है वहाँ से। लेकिन दूसरी सोशल इंजीनियरिंग ये भी है, जिस तरह से KP यादव को एक तरह से वादा करके गए थे अशोकनगर में अमित शाह, और जिस तरह से यादव वोट बैंक है उस बेल्ट में या प्रदेश में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेगा। तो मेरे ख्याल से इन दोनों मुद्दों पर ही वो फोकस करेगी, और 2 ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बीच से कहीं से कोई चेहरा आएगा। चौंकाने वाली गुंजाइश कम है शरद जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये भी है कि जिस तरह अमित शाह कह के गए थे कि 2 जनप्रतिनिधि रहेंगे गुना से, अब तो उसकी पूर्ति KP यादव के राज्यसभा जाने से ही हो सकती है, जब गुना के पास 2 सांसद होंगे। क्योंकि हो सकता है देर सवेर ग्वालियर शिफ्ट हों ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो जाहिर तौर पर गुना की इस लोकसभा सीट को संभालने के लिए कोई ना कोई मजबूत कड़ी बीजेपी को देखनी पड़ेगी। और KP यादव एक अच्छी चॉइस हैं जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी। किस तरह देखते हैं अवनीश जी आप इस कड़ी को? आप नाम उछाल रहे हैं KP जी का, अब आपकी भी कोशिश होती है कि वो मसले जो कभी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, वो नेता जो कभी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम लेकर आगे बढ़ें, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करें। किस तरह देखते हैं आप जी? देखिए, कांग्रेस से तो दोनों नेता जुड़े रहे, चाहे KP यादव जी हों चाहे सिंधिया जी। मैं तो कहता हूँ दोनों स्थितियों में ये देखिए कांग्रेस के ही नेता थे। ये अलग बात है, एक साल पहले चले गए, सिंधिया जी से नाराज़ होकर ही KP यादव जी गए, तो फिर सिंधिया जी भी चले गए। बाकी ये मैं कहूँगा शरद जी, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी और निजी मामला है। ये उनको डिसाइड करना है कि किसको भेजना है। हालांकि हम ये मानते हैं कि जैसे KP यादव जी ने वास्तव में एक बहुत बड़ा कहेंगे कि कुर्बानी दी थी, कि उन्हें स्वतः ही उनसे कहा कि उन्होंने सीट छोड़ दी, सिंधिया जी चुनाव जीत गए। और आप देखें उनने बाकायदा होशंगाबाद में आके पार्टी के लिए काम भी किया। तो मैं समझता हूं अगर एक नीति ये कहती है कि KP यादव जी का मौका पहला होना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में जैसी स्थितियां देख पा रहा हूं शरद जी, क्योंकि आप देखें कि सब जानते हैं कि RSS का एक धड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि भाजपा RSS के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। चुनाव के समय नड्डा साहब ने कहा कि साहब अब हम उन पर निर्भर नहीं हैं। फिर अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत जी का ये कह देना कि अगर मणिपुर में इतनी हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है, मतलब ये कहीं ना कहीं सीधा उन्होंने निशाना साधा है संगठन पर। किस पर? सत्ता पर। संगठन ने सत्ता पर निशाना साधा कि इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री खुद हैं, इसके जिम्मेदार अमित शाह जी खुद हैं, चूँकि अमित शाह जी वादा करके गए हैं। और अगर इसमें अगर हम माने कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी अगर RSS का वजूद है, तो मुझे लगता है इसमें RSS की बिना राय के शरद जी शायद नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्योंकि वो बेल्ट आप देखें तो मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है कि राजगढ़ और गुना जो बेल्ट है वहाँ शायद 16-17 हज़ार RSS के प्रचारक वहीं के हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी राय भी इसमें अहम होगी। लेकिन हाँ, हमें समानते शरद जी के KP यादव जी को मौका दिया, ऐसा जरूर नहीं है कि आपने एक यादव वर्ग के मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया तो आप और अन्य यादवों का नेतृत्व खत्म कर दें, और नेताओं उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा शरद जी कि आपने OBC मुख्यमंत्री दे दिया शिवराज जी 18 साल के लिए, लेकिन आपने OBC 27% आरक्षण नहीं दिया, वो हमने दिया था, आपने बल्कि उसको खत्म किया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं KP यादव जी का दावा है, बाकी उनकी अपनी राय है साहब।
वो केपी साहब को बना दें, या मैं कह रहा हूँ जयभान जी को बना दें, या और भी कई जी। जो नाम आ रहे हैं उनको, नरोत्तम मिश्रा जी भी एक अच्छा नाम, उनको बना दिए। इनका अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूँ पिरोनिया साहब की एक्सपर्ट एडवाइस इस पर मैं सुनना चाहूँगा, वो क्या कहते हैं। पहले तो हमको ही घेरेंगे कि इनको क्या कर लें। मैं पहले ही कह चुका हूँ महाराज, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आपका मामला है। घनश्याम जी, आपने सुना ही होगा कि सारा आनंद लेकर कह रहे हैं अवनीश जी कांग्रेस की तरफ से कि हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कुछ जगह भूल गया था, मुझे ऐसा लगा कि केपी यादव जी के प्रवक्ता हैं अवनीश जी, जिस तरह से बोल रहे थे और जिस तरह से कांग्रेस से नेता आपके यहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है कल अवनीश जी ये भी कहें कि बहुत अच्छे नेता थे, हमारे यहाँ भी बड़ा अच्छा काम किया, आपके यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, तो ले लीजिए उनको मौका दे दीजिए। बहुत अच्छे नेता हमारे यहाँ भी ट्रस्टेड रहे, टेस्टेड रहे। जी बताइए घनश्याम जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अवनीश जी बुंदेला जी भी बोल रहे थे, लेकिन वो तड़का लगा करके बोल रहे हैं। जी। और जिस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया है, सही कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रहने की आदत है और उनको कुछ ना कुछ बोलना भी चाहिए। तो सज्जन वर्मा जी ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है, मैं हमारे जो मीडिया के प्रभारी हैं उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये संगठन आधारित दल है जी। और जो भी भारतीय जनता पार्टी में समाहित होता है, तो वो भले ही कांग्रेस में किसी नाम विशेष से जाना जाता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो एक सामान्य कार्यकर्ता है और सामान्य कार्यकर्ता को कहाँ कैसे उसका उपयोग करना है, कैसे उसको वहाँ रखना है, ये पार्टी सामूहिक रूप से तय करती है। और इसलिए आपने जो नाम भेजे आए हैं, चाहे केपी यादव जी का हो, चाहे जयभान सिंह पवैया जी का हो, या हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का हो, या जो आपने स्क्रीन पर दिखाए कि केंद्र से भी नाम आ सकते हैं, दिल्ली से भी नाम आ सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई तय नहीं रहता है और इसलिए सामूहिक निर्णय के आधार पर जिसको भी पार्टी तय करती है, कार्यकर्ता के आधार पर निश्चित करती है, उसको सारे लोग सिरोधार्य करते हैं। रही बात संघ की, तो देखिए ये अभी बुंदेला जी ने सही कहा कि वो जो क्षेत्र है पूरा का पूरा वो संघ का एक गढ़ है। और शरद जी, मुझे भी सौभाग्य रहा है, मैं भी संघ में प्रचारक रहा, तो मैं गुना जिला प्रचारक रहा। लगभग मैं जो है 95 में वहां से लौट करके आया था, तो मुझे भी वहां लंबे समय तक संघ में काम करने का अवसर मिला है। और ये बिल्कुल सही है कि वहां पर संघ मजबूत स्थिति में है। और देखिए ये तो हमारा परिवार भाव है, जब जहां जिसकी जैसी भी राय मशवरा होता है, वो पार्टी सब प्रकार के संगठन और हमारे जितने भी हमारे अनुसांगिक संगठन है उनसे समय समय पर लेती है। और आप निश्चिंत रहें, जो भी निर्णय होगा पार्टी बहुत अच्छे सोच समझ करके बिल्कुल निर्णय लेगी। मैं लौटता हूँ, एक राउंड और होगा तेजी से। शैलेंद्र जी, अगर मैं बात करूं जो प्रमुख 3 नाम सामने आ रहे हैं, तो जयभान सिंह पवैया जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बजरंग दल के संयोजक रहे हैं, एक समय के बड़े फायर ब्रांड, हिंदुत्व ब्रांड लीडर के तौर पे, लेकिन उन्हें काफ़ी कुछ मिल चुका है, ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है। अब 2 नाम हैं जो सक्रिय राजनीति में, एक युवा केपी यादव, दूसरे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। चुनाव में जीत हार चलती है, क्या आपको लगता है कि टफ चॉइस भी होगी दोनों के बीच में चुनना, या नरोत्तम जी के लिए रास्ता कुछ और संगठन की दृष्टि से चुना जा सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी उनकी बात गाहे बगाहे बराबर होती रहती है? एक चॉइस तो टफ होगी सर जी, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का रोल रहा चुनाव में, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता मिली, उसकी एक वजह ये भी रही कि ग्राउंड लेवल पर बहुत से कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में आए और उन्होंने बड़ा अंतर पैदा किया, जिसका उदाहरण हम छिंदवाड़ा में भी हमने देखा। तो नरोत्तम मिश्रा उनको इनाम के तौर पर जरूर राज्यसभा में भेजा सकता है, क्योंकि और गुंजाइश अभी दिख नहीं रही संगठन में या कहीं पर। तो नरोत्तम मिश्रा तो हो सकते हैं पहली चॉइस। हाँ, केपी यादव जिस तरह से अमित शाह कमिटमेंट करके गए हैं, और तो ये उनका भी नाम हो सकता है। अब रही बात संघ के पक्ष की, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर दोनों स्थिति में टफ चॉइस बनती है, तो संघ का जरूर उसमें जो पक्ष है उसका ध्यान रखेगी बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संघ और बीजेपी के संबंधों को लेकर, तो बीजेपी उनका भी ख्याल रखेगी। ये निश्चित है शरद जी कि जो 24 के रिजल्ट आए हैं बीजेपी ने, और जो भी उसके जो तथ्य निकल कर आए हैं कि प्रदर्शन कमजोर क्यों रहा, तो उसका असर जरूर रहेगा इस फैसले पर। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसका असर ज़रूर रहेगा। अवनीत जी, ये सही बात है कि विषय आपका नहीं है, लेकिन आप खुलकर अपनी बात कहते ही रहें और कहेंगे भी। किस तरह से आप देखते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके लिए, लेकिन खुलकर पूछ ही लेता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से क्या उपयोगी है आपके लिए? केपी यादव जी का ही जाना ज़्यादा उपयोगी है? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा अगर मैं निजी राय दूँ जी तो सर देखिए, केपी यादव जी का अधिकार निश्चित बनता है, लेकिन सर केपी यादव जी के आगे अभी काफ़ी उम्र पड़ी है, युवा है सर। अगर मैं बात करूं जयभान सिंह पवैया जी की, सर तो अभी आपने कहा उनको काफ़ी कुछ मिल चुका है सर। उस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में सिंधिया परिवार का गुरूर तोड़ने का काम किया। मैं निजी तौर पर उनको, उनके परिवार को जानता हूं शरद जी, और मैंने देखा पार्टी में पिछले 15 साल से वो हसीए पर हैं। उनको ना तो टिकट दिया, और जब से सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, चूंकि उन्होंने हमेशा महल विरोधी राजनीति करने वाला एकमात्र व्यक्ति भाजपा में अगर ग्वालियर क्षेत्र में था तो जयभान सिंह पवैया जी थे। और जयभान सिंह पवैया जी की हैसियत जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको डिक्लाइन किया है, मैं मानता हूं अगर उनको रिवाइव करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ये सर इनकी राय है, मैं क्यों बोलूँ सर। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि अभी जो शैलेंद्र जी भी कह रहे थे कि जिस दिन से जब अमित शाह जी ने वादा किया था केपी यादव जी को, उस समय आप 400 पार के घोड़े पर सवार थे। अच्छा, 400 पार का घोड़ा तो गया, वो तो आया नहीं, 240 पे आप रुक गए। अब मोदी की गारंटी से सर आप जो थे, नीतीश और अपने नायडू साहब की गारंटी पे आपने सरकार बना ली। अब सर आप मुझे बताएं, अब जो था, क्योंकि अमित शाह जी काफ़ी एक प्रोफेशनल, एक सर नेता कम सर, वो ऐसा लगता है किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, तो बाकायदा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है उनका। हो सकता उस समय उन्होंने कमिटमेंट किया हो, लेकिन सर अब वो सलमान खान वाला कमिटमेंट तो है नहीं कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये तो अमित शाह जी हैं सर, ये तो कमिटमेंट उन्होंने सिर्फ सैनिकों से भी किया था, लेकिन उनकी पार्टी तोड़ के ले गए सर। इसीलिए वो नायडू साहब कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर हमारा ही होगा। तो मुझे लगता है हो सकता है केपी यादव जी की राह थोड़ी कठिन हो, लेकिन हाँ, निर्णय इनका है, जो भी करे। लेकिन सर ये निर्णय अब चुनाव के नतीजों के बाद उतना आसान नहीं रहा, अयोध्या हारने के बाद उतना आसान नहीं रहा। ये कई सारी चीज़ें हैं, लगा उत्तर प्रदेश भी सर, उत्तर प्रदेश में भी यादव लीडरशिप बहुत बड़ी है। अगर मतलब आप जब केपी यादव को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो वो नतीजे भी ध्यान में रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाँ हम 33-34 सीटों पर सिमट गए हैं। काफ़ी सारी बातें हैं। वो घनश्याम जी, बहुत साफ है कांग्रेस की रणनीति कि केपी यादव जी को बनाया तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन फिर ये रहेगा कि बहुत सीनियर लीडर के साथ अन्याय हो गया, ग्वालियर से जो आते हैं जिन्होंने तथाकथित रूप से सिंधिया परिवार को कड़ी टक्कर दी, तो वो तो अपनी भूमिका का निर्वाह करेगी कि इधर भी वही समालोचनात्मक पक्ष, उधर भी आलोचनात्मक पक्ष। आप किस तरह देखते हैं और कितना मानते हैं कि क्या वाकई एक टफ चॉइस होता है अपने ही कार्यकर्ताओं में चुनना? आसान तो नहीं होता, चाहे आप जयभान सिंह पवैया को देखें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को देखें, या फिर एक बिट्टू साहब भी आए आपके यहाँ से जो अभी किसी मेंबर, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है वो। तो ये भी एक चुनौती होगी कि क्या बाहर से कोई सीट जाएगी या पार्टी कुछ सोच रही है, तो राज्यसभा भी एक आसान चॉइस तो नहीं होगी। जी शरद जी, आपने सही कहा कि निर्णय करना ये हर कार्यकर्ता, क्योंकि सभी कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक हैं। अभी जैसा हमारे बुंदेला जी कह रहे थे, जयभान सिंह पवैया जी का अपना समर्पण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेकिन कार्यकर्ता भाव सबके अंदर है। पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ते हैं, नहीं लड़ना है तो जो काम दिया जाता है, जैसे उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, सह प्रभारी, तो महाराष्ट्र के सह प्रभारी के नाते काम किया। आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लंबे समय से और मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र में रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनका जो अविनाश जी ने जो पूरे देश भर में भ्रम की राजनीति पैदा करी कि और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, और उस सफलता के कारण मुझे भी भांडर में हार का सामना देखना पड़ा। नरोत्तम जी भी दतिया जिले से हम दोनों हार गए, लेकिन जिस प्रकार का दायित्व नरोत्तम जी को भी दिया गया, आप देखेंगे शिद्दत के साथ में दिन रात भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े, वो भी काम उन्होंने किया है। और आदरणीय हमारे यादव जी का भी जो आपने उदाहरण दिया है, तो देखिए ये कार्यकर्ता भाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी में आकर कार्यकर्ता भाव कैसा होता है, ये आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी हम उनके जो हाव भाव है, उनका जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, उससे ध्यान में आता है। तो कार्यकर्ता भाव रह करके काम करते हैं, और उन्होंने भी बिल्कुल जहां जैसा काम केपी जी को दिया गया उन्होंने उसको पूरा किया है। मैं समझता हूं तीनों ही नेता हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं,
निर्णय करना ये हमारे यहाँ, मैंने कहा प्रारंभ में, सामूहिक नेतृत्व हमारा रहता है। और जो आपने कहा कि अमित शाह जी के बारे में आपने कहा, अब वो आपके यहाँ होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। आप देखेंगे, मैं भी पुराने लंबे समय से कार्यकर्ता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई ये ऐसा स्थायी नहीं रहता है। हमारे यहाँ पर कार्य पद्धति के आधार पर, उसके समर्पण के आधार पर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है और कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय पार्टी करेगी। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि देखिए, बनना भारतीय जनता पार्टी को ही है और उसमें जो है हम बुंदेला जी को अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं कि हम राज्यसभा में भी जीतने वाले हैं और अमरवाड़ा में जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम जी, आप भांडेर पर ध्यान दें। नरोत्तम जी तिलकधारी को लेके आए थे कांग्रेस से, इसके कारण आप चुनाव हार गए। अध्ययन करें। शुभकामनाएं आप दोनों को हैं, बीजेपी को भी हैं, घनश्याम जी को भी हैं, अवनीश जी को भी हैं, कांग्रेस को भी हैं। और जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया है, उस जनादेश में भी कुछ इस बार लोकसभा के यही भाव छिपा है कि सरकार तो हमारी पसंद की है, बीजेपी की है, एनडीए की है, लेकिन विपक्ष भी हम अब 40 या 35 वाला नहीं चुनेंगे, विपक्ष भी हम 200 के ऊपर वाला चुनेंगे, जिससे जब दोनों बैठेंगे और ठसक से बात करेंगे तो उसका जो मज़ा है, तब लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भिड़ंत है, अच्छी टक्कर है और जिस टीम में दम होगा वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बहस को बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव रेफरेंस के साथ आगे बढ़ाने का। तो बेशक आप कह सकते हैं कि चयन की जब भी बात की जाती है, चयन कोई भी हो, किसी रास्ते का हो, किसी करियर का हो, जीवन का हो, कहाँ जाना है, आसान नहीं होता और प्रत्याशी चयन भी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता भाव की पार्टी है। अब किस कार्यकर्ता को राज्यसभा के इस सिंधिया जी की जगह जो खाली हुई है सीट राज्यसभा की, किसको चुनती है, वक्त बताएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बलौदा में आग, सियासी बाधा। नमस्कार। मैं ज्योतिरादित्य